क्रैकडाउन एपिसोड नंबर 6 आज आपको दिखाई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। सुबह काजब की रोशनियां बर्फीले अंधेरों में लिपटी कपकपा रही थीं जब भारतीय फौज के सैकड़ों जवानों ने शमशीर नगर पर कैप्टन ताराचंद की कमान में धावा बोला। उन्होंने गांव में दाखिल होने से पहले अपना बारूद जी भर के फूंका था। हैरत की बात तो ये थी कि दूसरी तरफ से जवाब में एक गोली भी नहीं चलाई गई थी। ताराचंद ने तो इसे भी मुजाहिदीन की कोई चाल ही समझा था। अब तक उसके साथ मुजाहिदीन ने जो कुछ कर दिया था उसके बाद से तो अब एक लम्हे के लिए भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। लेकिन अब तो सैकड़ों मकानात पर मुश्तमिल शमशीर नगर राख का ढेर बन चुका था। बादी और नजर में इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता था कि अब वहां कोई ज़ेनफ्स जिंदा बचा होगा। उसने अपने जवानों को गांव में दाखिल होने का हुक्म दिया और सैकड़ों की तादाद में भारतीय फौजी हवाई फायरिंग करते हुए गांव में जा घुसे। उन्होंने कैप्टन ताराचंद के हुक्म पर गांव के कोनों खुदरों और मकानात के तहखानों में छुपे तमाम कश्मीरियों को भेड़ियों की तरह हाँक कर गांव के मुफ्त में मौजूद एक मैदानी कते में इकट्ठा कर लिया था। कैप्टन ताराचंद की नजर बड़ी बेचैनी से एक एक औरत के चेहरे का जायजा ले रही थी, लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरक्स उनमें ज़ैनब मौजूद नहीं थी। कमांडर मुख्तार के तमाम रिश्तेदार एक तरफ हो जाएं, उसने गांव वालों को हुक्म दिया। लेकिन ये क्या, उसकी हैरत के इंतहा न रही जब एक एक करके गांव के तमाम लोग दूसरी तरफ जमा हो गए। क्या मजाक है, क्या बकवास है ये, उसने गुस्से से खौलते हुए उन्हें गालियां देकर कहा। हम सब कमांडर मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अचानक ही एक बूढ़ी औरत उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। उसने नफरत से होंठ सुकेड़े और सिगरेट सुलगाकर बज़ाहिर खुद को नॉर्मल किया। उसने अपने सिपाहियों की तरफ मुंह फेरकर आंख से इशारा किया, जिन्होंने खटाक खटाक की आवाजें पैदा करते हुए अपनी गनों के बुलेट खींच दिए। लेकिन उसकी हैरत और गुस्से के इंतहा न रही जब उनमें से एक भी दूसरी तरफ नहीं गया। वो सब मरने के लिए तैयार थे। ताराचंद ने अपनी जिंदगी में इतने मफलूकुल हाल लेकिन बहादुर लोग नहीं देखे थे। उसका पारा आसमान को छूने लगा था। तो तुम उसके रिश्तेदार हो, उसने गुस्से से खोलते हुए कहा। हाँ। मजमा में से बैक वक्त कई गुस्सीली आवाजें बुलंद हुई। अचानक ही उसने अपनी बूढ़ी औरत को गिरेबान से पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि वो बेचारी मुंह के बल जमीन पर आन गिरी। उसकी इस हरकत पर कुछ नौजवानों ने बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन दोनों के दरमियान खड़े भारतीय ब्लैकेट्स कमांडो ने उन्हें राइफलों के बट मारकर वापस धकेल दिया। ताराचंद ने अपना पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया था। ज़ैनब कहाँ है? अचानक ही उसने जमीन पर गिरी बूढ़ी औरत को पसलियों पर जोरदार ठोकर मारते हुए पूछा। हरामजादे, मैं ज़ैनब ही हूं, मेरा नाम ज़ैनब है। बूढ़ी औरत के अंदर का कहर उसकी जबान पर उतर आया। उसके मुंह से अपने मुतालिक गाली सुनकर ताराचंद वहशियाना अंदाज से उसको ठोकरे मारने लगा। अचानक ही एक नौजवान गुस्से से बेकाबू होकर इसकी तरफ लपका, लेकिन दूसरे ही लम्हे भारतीय कमांडोज की गन से निकली गोलियों ने उसे जमीन बोझ कर दिया। सारा मजमा सहम कर रह गया। आओ और आओ, इसकी मदद करो, आओ ना। अरे आते क्यों नहीं? ताराचंद पर दीवान की तारी होने लगी। उसने दीवानवार इस बूढ़ी औरत को दोबारा वहशियाना अंदाज से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन क्या मजाल कि इस मादरे वतन के पाए सवात में लफ्ज़ आई हो, क्या मजाल कि उसने एक लम्हे के लिए भी कमजोरी का मुजाहिरा किया हो। शायद इस मुकद्दस मां को अपने अंजाम की खबर हो गई थी। शायद उसने अपने इस्तकबाल के लिए आने वाली जन्नत के उन फरिश्तों को देख लिया था जो उसके लिए तख्ते ताउस सजाए उसके मुंतजिर उसकी आंखों के सामने खड़े थे, क्योंकि उसने अचानक ही कुरानी आयात की तिलावत जोर जोर से शुरू कर दी थी। ये सूरत हाल कैप्टन ताराचंद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसकी दरिंदगी बढ़ते बढ़ते अपने नुक्ता अंजाम को छूने लगी थी। उसने अचानक ही अपना पिस्तौल बूढ़ी औरत की तरफ सीधा किया और वहशियों की तरह चिल्लाया। मैं आखिरी मर्तबा पूछता हूं, कहां है ज़ैनब? लेकिन ये क्या बात है? ये कौन लोग हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं हो? कौन सा मामला है ऐसा? तुम लोग बता क्यों नहीं रहे? मैं आखिरी मर्तबा पूछता हूं, कहां है ज़ैनब? इस मर्तबा मादरे कौम ने शायद उसके गलीज चेहरे पर नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। वो मुसलसल कुरानी आयात का विर्द करती रही। अचानक ही फजाइया के बाद दी गई 6-7 मर्तबा लर्जी। कैप्टन ताराचंद ने भारतीय इंटेलिजेंस के मायनात सबूत में मकबूजा कश्मीर की एक बूढ़ी निहत्ती बेकस और बेबस मां पर जोश गजब में अपना सारा पिस्तौल खाली कर दिया। वहां खड़े मजबूर मखूर कश्मीरियों की आंखों में खून तैरने लगा था, लेकिन वो बेबस थे, कुछ न कर सके। अपने जज्बात का गला उन्होंने घोंट डाला। थोड़ी देर उन्हें मजीद डराने धमकाने के बाद पीछे कुछ लाशें और राख का ढेर छोड़कर भारतीय कमांडोज बेनील मराम लौट गए। उनकी अकल में जोश गजब और गमो गुस्सा से भरे कश्मीरी आजादी के फलक शगाफ नारे बुलंद कर रहे थे, इस खौफ से कि कहीं ये निहत्ते अपने कमजोर हाथों से उनकी गर्दनें न दबोच लें।
भारतीय कमांडोज दीवानावार हवाई फायरिंग करते रहे और ट्रकों पर सवार हो रहे थे। इन लम्हात में जब कैप्टन ताराचंद और उसके जवान शमशीर नगर पर हमलावर हुए, 3-4 घंटों की तबाहकुन बमबारी के बाद हजारों की तादाद में भारतीय फौज के जवान, जिन्हें नजदीक दूर से यहाँ इकट्ठा किया गया था, पहाड़ी चुंगल पर धावा बोल रहे थे, जिस पर जगह जगह आग के शोले और धुएं के बादल उठ रहे थे। इस जंगल पर इतनी जबरदस्त गोलाबारी की गई थी कि यहाँ शायद कोई परिंदा भी जिंदा नहीं बचा होगा। अपने खौफ पर काबू पाने के लिए भारतीय फौज के जवान जो जलती हुई लकड़ियों के चटकने की आवाज से भी सहम जाते थे, उल्टे सीधे चाप करके रहे थे। बज़ाहिर वो यही तासुर दे रहे थे कि सुख की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या थी उसकी गवाही उनके चेहरों पर लिखी थी। दोपहर गए तक उनका ये ऑपरेशन जारी रहा। जंगल में शायद ही कोई ऐसा हो जहां भारतीयों की लाई हुई तबाही के आसार दिखाई न दे रहे थे। सैकड़ों की तादाद में चरिंद परिंद जो रात को यहाँ बसेरा किए हुए थे, मुर्दा हालत में पड़े उनका मुंह चला रहे थे। उन्हें एक भी मुजाहिद की लाश नहीं मिली थी। अलबत्ता इस बात के सबूत जरूर मिल गए थे कि यहाँ मुजाहिदीन के 2 खुफिया ठिकाने मौजूद थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी तेजी और हंगामी हालत में खाली कर दिया था। लाखों रुपए का गोला बारूद फूंकने और फजा में बेशुमार आलूदगी पैदा करने के बावजूद भारतीयों को अपने मकसद में 1% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि गोलाबारी बड़े मजे हुए अंदाज से और निशाने के ऐन मुताबिक की गई थी। जगह जगह जमीन में गड़े पड़ गए थे, जिन पर बमों के शैल धंसे दिखाई दे रहे थे। मुजाहिदीन ने गालिबन यहाँ अपने हाइड आउट बनाते हुए इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया था कि कभी उन पर वहशियाना गोलाबारी भी की जा सकती है। भारतीय फौज के पास फूंकने के लिए असलहे के बेशुमार जखायर मौजूद थे। वो महज अपना खौफ दूर करने के लिए बेपनाह गोला बारूद फूंक दिया करते थे। हमलावर फौज के गिरोह के पास कमांडर यहाँ मुजाहिदीन की कमीन गाहों के पास बड़ी हैरत से देख रहे थे, जिन्होंने माहिर फौजियों की तरह पहाड़ी दुर्रों की ओट में इस होशियारी से सुरंगनुमा मोर्चे बनाए थे कि इन पर अगर कहीं से भी गोलाबारी की जाए तो वो न सिर्फ महफूज रहें बल्कि पहाड़ी सिलसिलों की महफूज आहट ले कि यहाँ से किसी और तरफ जाने बचाकर भी निकल सकें। इस सारी सरदर्द और बेपनाह माली और जानी नुकसान का सिर्फ ये फायदा हुआ था कि इस जंगल में मौजूद मुजाहिदीन की एक कमीनगाह खाली हो गई थी, लेकिन इस बात की कोई भी जमानत नहीं थी कि अगले 4, 5 या 8-10 रोज के बाद वो दोबारा यहाँ आ जाएंगे। कम से कम इस घने जंगल में भारतीय फौज का कोई दस्ता मुस्तकिल कयाम का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जहां उन तक कोई भी मदद पहुंचने से पहले मुजाहिदीन उनको जहन्नुम रसीद कर सकते थे। दोपहर तक जंगल का कोना कोना छानने के बाद जब कोई भी शिकार हाथ न लगा तो हजारों की तादाद में मुख्तलिफ छावनियों और स्टेशनों से मंगवाए गए फौजी जवान अपने अपने मुस्तकिर की तरफ लौट गए। वो लोग अंधेरा फैलने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहते थे, ताकि रात के अंधेरे में मुजाहिदीन की सूरत में खुद पर नाजिल होने वाली बलाओं से महफूज रह सकें। इस सारे खूनी ड्रामे का आखिरी सीन बड़ा ही अंदोहनाक था। कर्नल दुबे दोपहर के बाद सब अच्छा की रिपोर्ट मिलने पर जब अपनी जीप में सवार रेस्ट हाउस से उस तरफ रवाना हुआ तो वो जीपें उसके आगे पीछे उसकी हिफाजत के लिए चल रही थीं और सड़क के दोरया मौजूद पहाड़ी सिलसिलों में भारतीय फौज के जवानों ने अपने मोर्चे काम किए हुए थे। एक पहाड़ी मोड़ काटते हुए अचानक आगे जाने वाली जीप रुक गई। क्या बात है, अब क्या मुसीबत है? कर्नल दुबे ने बड़े गुस्से और झंझलाहट में आगे वाली जीप से निकलकर अपनी तरफ आते कमांडो से दरियाफ्त किया। सर, आगे लाश पड़ी है। उसने दोनों पांव की एड़ियां बजाते हुए अदब से कहा। ओह शिट, कहते हुए दुबे बाहर निकल आया। उसके जमीन पर पांव रखते ही 5-6 कमांडोज ने उसे अपने घेरे में ले लिया और अब वो इस जुलूस के साथ उस तरफ चले जा रहा था। लाश के गिर्द अगले जीप की कमांडोज घेरा डाले खड़े थे। उसे उस तरफ आता देखकर वो एहतरामन एक तरफ हट गए। कर्नल दुबे ने पहली ही नजर में लाश को पहचान लिया। ये गनी टाउट की लाश थी। उसकी गर्दन को फंदा लगाकर मारा गया था और गर्दन में बारीक सी रस्सी के साथ एक गत्ते को परोया हुआ था जिस पर लिखा था टू कर्नल दुबे फ्रॉम मुजाहिदीन विद लव। डैम इट! उसने गुस्से से और नफरत से चीखते हुए लाश को ठोकर मारी और अपनी जीप की तरफ वापस चल दिया। उसने अचानक ही अपने साथियों को रेस्ट हाउस की तरफ लौटने का हुक्म दिया था। जितनी तबाहकुन गोलाबारी उन्होंने मुजाहिदीन पर करवाई थी उसके बाद कर्नल दुबे को यही उम्मीद थी कि जंगल से मुजाहिदीन की जली हुई लाशें और शमशीर नगर से ज़ैनब मिल जाएगी। लेकिन जब कैप्टन ताराचंद ने शाम ढले उसको मुकम्मल रिपोर्ट पेश की तो कर्नल का बस नहीं चलता था कि उसे कच्चा चबा जाए। ओह शिट! उसने हंसबे कहा और बेचैनी से अपने दाएं हाथ में पकड़ी छड़ी को बाएं हाथ पर मारने लगा। ज़ैनब ने उसे बताया था कि गुज़श्ता 3 साल से उसने ऐसी तबाहकुन बमबारी नहीं देखी थी, न ही इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई उससे पहले की गई थी। वो जहांगीर को एक लंबा चक्कर दिलाकर अब शमशीर नगर की शुमाली सम्त में ले आई थी। उसने जहांगीर से गांव में जाने की इजाजत तलब की थी, लेकिन जहांगीर ने इनकार कर दिया था। ज़ैनब ने जिद नहीं की और खामोशी से टिकटिकी लगाए अपने गांव के सोखता मकानों से उठता धुआं देखती रही, फिर उसके साथ चलती। मेरे ख्याल से हमें पहले सोपुर की तरफ निकलना चाहिए।
जहांगीर ने अपनी राय पेश की। उसे उम्मीद थी कि सोपुर में जरूर उसका राब्ता मुजाहिदीन से हो जाएगा। वो जल्द अज जल्द अपने साथियों की खैरियत से आगाह होना चाहता था। इस बात का तो उसे इल्म था कि हफीज शहीद हो चुका है, लेकिन बाकी साथियों का क्या हुआ? खुदा न खास्ता इस तबाहकुन गोलाबारी ने उन्हें अपनी खुफिया कमीशन गाहों में तो नहीं आ लिया। ये सोच ही उसके लिए बड़ी अजियतनाक थी। उन्होंने जिस बर्फीले जहन्नुम को अबूर किया था और जिस तरह अपनी जान जोखों में डालकर यहाँ तक पहुंचे थे, उसके बाद कुछ किए बगैर शहीद हो जाना उनके लिए बहुत परेशान कुन था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कमांडर मुख्तार की मौजूदगी में जरूर उसके साथी महफूज रहे होंगे। कमांडर मुख्तार को मुजाहिदीन में टाइगर मुख्तार की हैसियत से जाना जाता है। भारतीय फौज के नरगे से निकलने के बाद वो रिकॉर्ड कायम कर चुका था। मुतअद्दिद मरतबा ऐसा भी हुआ कि वो भारतीयों से चंद गज की दूरी पर फायरिंग करता भाग जाने में कामयाब हो गया। जहांगीर के साथ आने वाले एक मुजाहिद ने उसे कमांडर मुख्तार के मुतालिक बताया था कि एक मरतबा वो फिर भारतीय बीएसएफ की गिरफ्त में आने के बाद उन्हें जुल्म देने में कामयाब हो गया था। वो अक्सर अपने साथियों से कहा करता था कि भारतीय फौज उसे जिंदा गिरफ्तार करने की हसरत लेकर ही रह जाएगी और वो इंशाअल्लाह कभी जैसे जी के साथ उनके हाथ नहीं लगेगा। जहांगीर के साथ आने वाले मुजाहिदीन में से उनका सिर्फ एक साथी 2-3 मरतबा पहले बेस कैंप तक आ चुका था, लेकिन उसका ताल्लुक श्रीनगर से था। वो भी मकामी इलाके को ज्यादा नहीं समझता था। शायद कुदरत ने उसे इस सहाने से बचाने के लिए हादसाती तौर पर कमांडर मुख्तार से मिला दिया हो। उसने सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। जहांगीर को इस बात का इल्म था कि सोपुर, बांडीपुरा और कपवाड़ा में मुजाहिदीन की पोजीशनें बहुत मजबूत हैं और वो भारतीय फौज के लिए गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल चैलेंज बने हुए हैं। सुबह हो चुकी थी और वो दोनों गुज़श्ता 24 घंटे से कुछ खाए पिए बगैर आज़मे सफर थे। जहांगीर ने गन अपने फेरन में इस तरह छुपा रखी थी कि उसके जिस्म का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसे अपनी तो फिक्र नहीं थी, लेकिन इस बात का एहसास जरूर था कि ज़ैनब मुजाहिदा होने के अलावा एक औरत भी है जिसने अपने 2 प्यारों की लाशों को अपने हाथों गुज़श्ता दोनों में दफनाया था। उसे बहरहाल आराम और कुछ खाने की जरूरत थी। जहांगीर ने उसके चेहरे की कैफियत से अंदाजा कर लिया था कि ज़ैनब अब सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी के बल पर सफर कर रही है। उसकी जिस्मानी हालत बहुत खस्ता हो रही है। मेरे ख्याल में हमें कुछ आराम कर लेना चाहिए। उसने जानबूझकर हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। जहांगीर ज़ैनब को यह एहसास भी नहीं दिलाना चाहता था कि उसे कमजोर समझकर ये बात कह रहा है। जैसे आपकी मर्जी। ज़ैनब के होंठों पर जाने कहां से फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, नजदीक अगर कोई बाजार है तो मैं कुछ खरीद लाता हूं, उसने ज़ैनब से पूछा। ज़ैनब उसे सड़क के साथ साथ लेकिन पहाड़ियों में सफर करती इस तरह लाई थी। उसने जानबूझकर ये रास्ता इख्तियार किया था। जहांगीर जानता था कि पुलिस और फौज के तमाम नाके सड़क के साथ साथ ही लगे हुए हैं और ये लोग कम अज कम इस इलाके में पहाड़ियों में घूमने या नाके लगाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इस सूरत में मुजाहिदीन का बेहतरीन निशाना बन जाते थे। आपका बाजार में शायद जाना मुनासिब न रहे। भारतीय इंटेलिजेंस ने सारे इलाके में मेरी तलाश में जासूसी का जाल फैला रखा होगा। किसी अजनबी को तो वो लोग कभी माफ नहीं करते। मकामी आबादियों में उन्हें टाउट मिल जाते हैं जो किसी भी बाजार और गली मोहल्ले में कोई नाशनासा चेहरा देखने पर ये इत्तला आगे पहुंचा देते हैं। अब किसी पर एतबार भी तो नहीं किया जा सकता। हमारे गांव में किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि चाचा गनी आस्तीन का सांप बन जाएगा। ज़ैनब ने उसे खबरदार किया। उसकी जानबूझ पर जहांगीर ने दिल ही दिल में उसे दाद दी। वाकई वो मुजाहिदा थी। एक तजवीज मेरे जहन में आई है, उसने कुछ सोचते हुए दोबारा कहा। क्या? जहांगीर ने बेचैनी से दरियाफ्त किया। हम बाबा शकरदीन की ज़ियारत पर जाते हैं। यहाँ चूंकि नजदीक दूर से ज़ायरीन आते रहते हैं, इसलिए शायद हमारा कोई खास नोटिस न लिया जाए। अगर वहां कोई शनासा चेहरा दिखाई दिया तो मैं कोशिश करूंगी कि उससे रहनुमाई हासिल करूं। मुझे अक्सर मुजाहिदीन से शनासाई है जिन्हें मैं अपने भाई के साथ देखती रहती हूं। ये लोग यकीनन मुझे भी पहचानते होंगे। मेरा अंदाजा है कि ऐसी जगहों पर अगरचे इंटेलिजेंस वालों ने भी अपना जाल फैलाया होता है, लेकिन मुजाहिदीन भी खुसूसन जिनका ताल्लुक दूसरे इलाकों से होता है आपस में मुलाकात करते हैं। आजकल चूंकि बाबा शकरदीन का उर्स भी चल रहा है, इसलिए यहाँ बाजार भी सजा होगा और ज्यादा लोगों की आमदरफ्त भी होगी। ज़ैनब ने उसे अपने मंसूबे से आगाह किया। लेकिन तुम्हें भारतीय भी तो पहचान सकते हैं। जहांगीर ने खदशा जाहिर किया। नहीं, मैं अपने चेहरे को छुपा कर रखूंगी। अमूमन यहाँ आने वाली औरतें पर्दे में ही होती हैं, इसलिए किसी को एतराज भी नहीं होता। न ही वो खुदा नखास्ता भी इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि किसी मुसलमान औरत को चेहरे से चादर हटाने के लिए कहें। ज़ैनब के जवाब ने उसे मुतमईन कर दिया। दोनों अब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बाबा शकरदीन की ज़ियारत पर जा रहे थे। वो सोपुर में मौजूद थे और इससे बेहतर जगह उन्हें और कोई मुयस्सर नहीं आ सकती थी। एक कदरे महफूज जगह से वो पहाड़ी सिलसिले से निकलकर सड़क पर आ गए, जहां से दोनों ने सड़क अबूर की। जहांगीर ने सर पर गर्म टोपी रखी थी और अपने मुंह और सर को भी एक गर्म मफलर से इस तरह बांध रखा था कि वो बज़ाहिर सर्दी से भी महफूज था और उसकी चेहरा भी दूसरे की नजरों से पोशीदा था। ज़ैनब ने भी अपने चेहरे को इस तरह ढांप लिया था जैसे औरतें पर्दा किया करती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ साथ बज़ाहिर इस तरह चल रहे थे जैसे दोनों भी दूसरे लोगों की तरह किसी नजदीकी इलाके से इस ज़ियारत पर आए हों।
3 किलोमीटर के इस फासले को उसने दिल की धड़कन और तेज तेज कदमों के साथ तय किया था। इस दरमियान 4 जगह उन्हें बीएसएफ की चौकियां दिखाई दी, लेकिन किसी वक्त मसहरत के तहत अभी तक भारतीय इंटेलिजेंस वाले यहां से गुजरने वाले हर शहरी की तलाशी लेने का खतरा मोल नहीं लेते थे। उन्हें इस बात का डर था कि इस तरह यहां मजीद इश्तियाल फैल जाएगा और लोग इसे मजहबी मामलात करार देकर जुलूस निकालना शुरू कर देंगे। सोपोर को मुजाहिदीन का शहर कहा जाता था। इस शहर की करीबन आबादी 2 लाख थी और यहाँ जब किसी शहीद का जनाजा या जुलूस निकलता तो 1.5 लाख से कम तादाद इसकी नहीं होती थी। भारतीय जानते थे कि यहाँ का घर मुजाहिदीन का कला है। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ अपने मुखबिरों की तादाद भी बहुत ज्यादा रखी हुई थी। दोनों खुदा खुदा करके बाबा शकरदीन की ज़ियारत पर पहुंच गए थे। ये वही इलाका था जहाँ रुसवाए जमाना वेट लैब रेस्ट हाउस मौजूद था। इस इंट्रोगेशन सेंटर में कर्नल दुबे मुजाहिदीन के हाथों लगे जख्म चाट रहा था। जहांगीर ने यहाँ पर सजी दुकानों में से एक से खाने के लिए कुछ खरीदा और कश्मीरी कावे की एक केतली भी भर कर ले आया। दोनों ने ज़ियारतगाह के कोने में बैठकर बड़ी बददिली से ये सब कुछ जहरमार किया था। दोनों ही का दिल कुछ खाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन जहांगीर को अब एहसास हुआ था जैसे ये इसकी जिंदगी का सबसे अहम और खुशगवार हादसा बन गया था। ज़ैनब के लिए उसके दिल में मौजूद बेपनाह अकीदत पर अब एक और जज्बा भी शिद्दत से गालिब आने लगा था। अभी वो उस जज्बे को नाम देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे एहसास होने लगा था कि जैसे बड़े नामहसूस अंदाज में ज़ैनब ने उसके दिलो दिमाग पर अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत कर ली थी। जहांगीर के लिए ये एहसास बड़ा खुशकुन था। वहां उसने खुद को बड़ी आजमाइश में भी डाल लिया था। उसे एक ही खौफ था और वो ये कि कहीं उसके दिली जज्बात का हल्का सा परतूत उसके चेहरे पर ना आ जाए। वो नहीं चाहता था कि ज़ैनब को इस मरहले पर भी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने वाली इस कश्मकश से आगाही हो। फिल वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जिस तरह भी मुमकिन हो ज़ैनब को महफूज हाथों तक पहुंचाए। उसके दिलो दिमाग पर बोझ अचानक आन पड़ा था। उससे तभी निजात मुमकिन थी जब ज़ैनब जो एक अमानत बनकर उसके पास आ गई थी वो खैर खूबी और बाहिफाजत अपनों में जा पहुंचे। वो एक अमीन की तरह जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ था। जहां एक तरफ से उसे अपने साथियों की फिक्र खाई जा रही थी, वहां दूसरी तरफ ये एहसास भी जानलेवा था कि मुजाहिदीन के साथ कमांडर मुख्तार की बहन अभी तक गैर महफूज थी। दोनों ने बहुत कम खाया था, लेकिन काबे ने उनके बदन में कब्र हरारत और जिंदगी का एहसास पैदा कर दिया था, वरना तो यहाँ की सर्दी खून मंजमद किए देती थी। जहांगीर ने फैरन पहने और कांगड़ियां संभाले अपने गिरदा गिर्द चक्कर लगाते कश्मीरियों में से 2-3 को मार कर लिया था। उसकी शरीस ने बता दिया था कि इनमें भारतीय इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं और गुज़श्ता रात वाले मार्के के बाद से भारतीय को 100% उम्मीद होगी कि इस तरह कोई न कोई मुजाहिद पनाह लेने आएगा। यही सोचकर उसने शायद ज़ियारतगाह पर मामूल से ज्यादा सख्त चेक रखा हुआ था। लेकिन क्या मुजाहिदीन ने इस मफरूजे पर वार नहीं किया होगा? ये सोचकर जहांगीर के दिल को तसल्ली सी हुई और उसने सोचा अगर कमांडर मुख्तार जिंदा है तो उसने कभी इस अहम पहलू को नजरअंदाज नहीं किया होगा। जहांगीर की तलाश में जरूर मुजाहिदीन भी यहाँ पहुंचे होंगे। सबसे अहम बात यह थी कि ज़ैनब उसके साथ थी, जो कि उनके कमांडर की बहन थी, और वो जानते थे कि जहांगीर पर कितनी अहम जिम्मेदारी आन पड़ी है। ओफ मेरे खुदाया! अचानक ही ज़ैनब के मुंह से अल्फाज निकले और जहांगीर ने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर ज़ैनब ने नजरें गाड़ी हुई थी। उसे बल खाकर इस समत की सड़क पर आर्मी की ट्रक और जीपें आती दिखाई दी और दूसरे ही लम्हे उसे सूरत हाल की संगीनी का इतराक हो गया। ये आर्मी कन्वा यकीनन इस तरफ आ रहा होगा। वो कि भारतीय फौज की ये मामूल की प्रैक्टिस थी। वो किसी भी लम्हे किसी भी इलाके को घेरे में लेकर वहां की सारी आबादी को एक जगह इकट्ठा कर लिया करते थे। उसके बाद काले शीशों वाली एक जीप वहां आ जाती थी जिसमें कोई गद्दार या करकपेदी फौज ने छुपाया होता था। ये अमूमन आसीन के सांप वो थे जो चंद टकों या फिर अपनी मजबूरियों के लिए बिकाऊ माल बनकर अपने ही लोगों के खून से होली खेला करते थे। काले शीशों वाली जीप में छुपे हुए आसीन के सांप के सामने तमाम लोगों को कितार की सूरत में गुजारा जाता था। जिसको वो मुस्तबा करार देता था उसे भारतीय दरिंदों की तरह चपट कर उठा ले जाते और फिर कई माह तक उस बदनसीब का पता ही नहीं चलता था। कुछ अरसे बाद उसकी लाश किसी वीराने में या फिर किसी दरियाई नाले में मिल जाती। ऐसे मुश्तबा को भारतीय मुजाहिदीन इंटेलिजेंस वैशियाना अंदाज में तफ्तीश के मराहल से गुजारती। उनके जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों को जलाना, उनमें सुराख कर देना, हड्डियां तोड़ देना या जिस्म के मखसूस मकामात पर अजियतनाक ज़रब लगाना उनके मामूल की प्रैक्टिस थे। आज तक ऐसे अगवा होने वाले नौजवानों में से किसी की लाश भी सही हालत में नहीं मिली थी। जहांगीर को समझ आ गई थी कि ज़ैनब के मुंह से बेसाख्ता ये फिक्रा क्यों निकला है। हमें फौरन यहां से निकलना होगा, ज़ैनब ने उससे नजरें दो चार होते ही कहा। ठीक है चलो। जहांगीर उठकर खड़ा हो गया। ज़ैनब हस्ब साबिक आगे आगे थी और जहांगीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। ज़ैनब की रफ्तार मामूल से ज्यादा तेज थी और जहांगीर महसूस कर रहा था कि वो घबराहट की शिकार भी है और उसे एक ही खौफ दामनगीर था कि कहीं यहाँ मौजूद किसी सैदपोश को ये घबराहट शक में मुब्तला न कर दे। ये सोच करके वो तेजी से कदम बढ़ाती चलती जा रही थी और वो भी उसके साथ साथ कदम चलने लगा। ज़ैनब हौसला रखो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होता।
میرے جیتے جی کسی کی ضرورت نہیں کہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے. خود کو سنبھالو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی آزمائش سے شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ ہم اس آزمائش میں بھی کامیاب رہیں گے. اس کے لہجے کا اعتماد زینب کے رگو پے میں سرایت کر گیا تھا. اچانک ہی گھبرائی ہوئی زینب نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے جسم میں کوئی برقی رو سرایت کر گئی ہو. اس کی ساری گھبراہٹ کافور ہو گئی تھی. ایک کرشمہ ہو گیا تھا. جہانگیر کے کہے کچھ چند الفاظ کھویا ہوا اعتماد لوٹا چکے تھے اور وہ دوسرے ہی لمحے ایک مکمل مجاہدہ بن چکی تھی.